यह थाट क्या है? तो थाट सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रमानुसार मुख्य स्वरों के समूह को हम या समुदाय को हम क्या कहते हैं? थाट कहते हैं। थाटों की संख्या है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में सिर्फ 10 थाट माने जाते हैं। जैसे नंबर 1 बिलवाल है, दूसरा कल्याण है, तीसरा खमाज है, चौथा आशावरी है, पांचवा काफी है, छठवां भैरवी है, सातवां भैरव है, आठवां मारवा है, नौवां पूर्वी है, 10वां तोड़ी है। हम थाट को डिटेल समझ लेते हैं। सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रमानुसार मुख्य स्वरों के उस समुदाय को थाट कहते हैं, जिससे क्या होते हैं? राग उत्पन्न होते हैं। जिससे राग उत्पन्न होते हैं। तो रागों की जननी कौन है? तो वह थाट, क्योंकि जो राग होते हैं वो थाट से उत्पन्न होते हैं। थाट को हम मेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल भी कहते हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में मेल शब्द का प्रयोग किया गया। अभिनव राग मंजरी में कहा गया है, अभिनव राग मंजरी है, इसमें क्या कहा गया है कि मेल स्वर समूह स्याद्राग व्यंजन शक्तिमान, अर्थात स्वरों के उस समूह को मेल या थाट कहा जाता है जिससे राग उत्पन्न करने की शक्ति हो। तो थाट के अब हम लक्षण देख लेते हैं कि हम थाट के लक्षण देख लेते हैं। तो पहला लक्षण है कि प्रत्येक थाट में जो थाट होते हैं उसमें अधिक से अधिक 7 स्वर और कम से कम भी 7 स्वरों का प्रयोग किया जाना जरूरी होता है, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो राग की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। तो ये पहला लक्षण है कि हम इसमें स्वर जो प्रयोग करेंगे वो उनकी संख्या कम से कम 7 होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भी 7 ही होना चाहिए, नहीं तो इससे राग की उत्पत्ति नहीं होगी। अब दूसरा लक्षण हम समझ लेते हैं कि थाट संपूर्ण के साथ, थाट संपूर्ण यदि हो जाएगा तो साथ साथ उसके स्वर स्वाभाविक क्रम से होने चाहिए। यदि थाट जब भी संपूर्ण हो जाएगा तो उसके जो स्वर भी एक क्रम के अनुसार होने चाहिए। जैसे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। सा के बाद रे आना चाहिए, रे के बाद गा और मा आना चाहिए, और मा के बाद पा, धा और नी आनी चाहिए। यह समझ लेते हैं कि जो स्वर होने चाहिए वो क्रम अनुसार होने चाहिए। जैसे सारे गामा पा धानी आने चाहिए, तो सा रे गामा पा धानी ये क्रम से आना चाहिए। ये स्वर क्रम से नहीं लिखेंगे, ये मतलब ऐसे नहीं लिखेंगे सारे गा मा पा धा और नी। यदि ये हम क्रम से नहीं लिखेंगे तो जो थाट बनेगा इससे वो उसका विकृत रूप हो जाएगा। तो ये दूसरा लक्षण इसका हो गया। अब तीसरा लक्षण क्या है कि किसी थाट में आरोह और अवरोह का, ये क्या है ना, अवरोह है। तो किसी थाट में आरोह और अवरोह दोनों का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक थाट के आरोह और अवरोह में कोई अंतर नहीं होता। तो तीसरा लक्षण है इसका कि दोनों आवश्यक नहीं है किसी थाट में। जरूरी नहीं है कि आप दोनों ही लिखें, लेकिन एक है तो चलेगा, क्योंकि जो आरोह होता है और अवरोह होता है इसमें कोई अंतर नहीं होता है। केवल आरोह या अवरोह से देखने से यह बात पता चल जाती है कि यह थाट कौन सा है। चौथा जो लक्षण है, थाट गाया बजाया नहीं जाता। जो थाट होता है उसे गाया बजाया नहीं जाता, उसमें वादी संवादी पकड़ आलाप तान आदि की आवश्यकता नहीं होती। तो ये आपका। अब देख लेते हैं हम थाटों की संख्या। थाटों की संख्या कितनी मानी गई है? तो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में आजकल सिर्फ 10 थाट माने जाते हैं। इन थाटों से समस्त राग उत्पन्न माने गए हैं। जो ये 10 थाट है इनसे सभी राग उत्पन्न माने गए। आधुनिक काल में स्वर्गीय विष्णु नारायण भातखंडे ने थाट पद्धति के प्रचार में लाने की कल्पना की और थाटों की संख्या को 10 माना। हमारे स्वर्गीय विष्णु नारायण भातखंडे जी ने। थाटों के नाम और उनके स्वर निम्नलिखित हैं, जो हम देख लेते हैं। तो बिलवाल थाट कौन सा? जो पहला है वो है बिलवाल थाट। इसमें जो प्रत्येक स्वर होते हैं वो शुद्ध होते हैं।
अब दूसरा है कल्याण थाट। तो कल्याण में केवल माँ, तीव्र और अन्य स्वर शुद्ध होते हैं। तीसरा है खमाज थाट। खमाज में नी, कोमल और अन्य स्वर शुद्ध होते हैं। चौथा है आसावरी। आसावरी में गा, धा, नी, कोमल और शेष स्वर शुद्ध होते हैं। और पांचवा है कॉफी। इसमें गावनी, कोमल और शेष स्वर शुद्ध होते हैं। और छठवां है भैरवी में रे, गा, धा, नी कोमल होते हैं। रे, गा, धा, नी कोमल होते हैं, शेष स्वर शुद्ध होते हैं। अब देख लेते हैं सातवां भैरव। तो भैरव में रे, धा कोमल और शेष स्वर शुद्ध होते हैं। अब आठवां है मारवा में रे कोमल होता है, मध्यम, तीव्र तथा शेष स्वर शुद्ध होते हैं। पूर्वी होता है तो रे और धा कोमल होता है और माँ तीव्र होता है, शेष स्वर शुद्ध होते हैं। तोड़ी है, इसमें रे, गा और धा कोमल होते हैं, माँ तीव्र और शेष स्वर शुद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से हम थाटों की संख्या से परिचित हो गए हैं।